दोस्तों चलिए कंप्लीट हिस्ट्री रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा एपिसोड 7 है और इसमें हम PYQ के द्वारा कंप्लीट हिस्ट्री को जो है डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें 2018 से 2023 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। इसमें मॉडर्न, एंशियंट, मिडाइवल सभी हिस्ट्री को इसमें शामिल किया गया है, इवन आर्ट एंड कल्चर को भी। ये एपिसोड 7 में हम आज 2020 के जितने भी PYQ पूछे गए हैं उससे संबंधित जितने भी डिटेल एनालिसिस हो सकते हैं उनको देखेंगे। और ये क्लास आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि संभावित है जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पेज पर मिलेगी, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लास के नोट्स और PDF आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एपिसोड 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। बात करें, इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, किसके बारे में कथन सही है दोस्तों? इसने पूछा अकबर ने लड़के लड़कियों की शादी की उम्र तय करने की कोशिश की। ऑप्शन 2, अकबर ने लड़की लड़कियों के को माता पिता के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी। तो आपको सही उत्तर बताना है। तो अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे या अगर बात करें NCERT की बात करें और या फिर कोई अगर बात करें ट्रेडिशनल बुक की बात करें तो आपको एग्जैक्ट ये लाइन कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे ये तो समझ में आ जाएगा कि अकबर ने लड़के लड़कियों की शादी को उम्र तय करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन अगर वहीं ऑप्शन 2 की बात करें तो अकबर ने ये आप देखेंगे तो एनालिसिस करने पे पता चलता है कि अकबर ने लड़के लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने की आज़ादी दी, ना कि माता पिता के दबाव में। इस प्रकार हम देख लेंगे कि ऑप्शन 2 भी सही हो जाएगा। इसके अलावा अकबर के टाइम पीरियड में क्या हुआ, उन्होंने बाल विवाह को हतोत्साहित किया, सती प्रथा को समाप्त कर दिया और विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध करार दिया। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे अकबर ने शादी की न्यूनतम आयु जो लड़के लड़कियों के 14 वर्ष से और लड़कों के लिए 16 वर्ष तक बढ़ा दी गई। तो ये सब काम हुआ अकबर के टाइम पीरियड में हुआ, तो इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हालांकि आप लोग देखे नहीं होंगे और ऐसा पूछा जाता है, लेकिन उन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर बात करें अकबर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1556 से 1605 के ईस्वी के बीच इनका टाइम पीरियड था। और हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र अकबर थे। पंजाब के कलनौर में 14 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह ने गाजी की उपाधि के तहत सिंहासन पर बैठा। उसके प्रशिक्षक कौन थे? बैरम खां, जो राज्य के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में जो 5 नवंबर 1556 में हेमू यानी मोहम्मद आदिल शाह हिंदू जनरल था और बैरम खान जो अकबर का राजप्रतिनिधि था उसके बीच लड़ा गया, जिसमें बैरम खान ने हेमू को हराया। ठीक है, इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। मेवाड़ के राणा प्रताप की ओर से आमेर के मान सिंह के नेतृत्व वाली मुराल सेना के मुगल सेना के बीच ये लड़ा जाता है, जिसमें राणा प्रताप पराजित होते हैं। इसके बाद अकबर ने देखेंगे तो 1585 में एक नया धर्म यानी दीन इलाही घोषित किया। ठीक है, अकबर ने दिल्ली में फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, हुमायूं का मकबरा बनवाया। तो ये अकबर द्वारा कुछ बनाई गई स्थापत्य कलाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये अकबर के टाइम यानी मुगल टाइम पीरियड में बात कर रहे हैं हम, बाल विवाह या एज ऑफ कंसेंट की बात कर रहे हैं। वहीं अंग्रेजों के टाइम पीरियड की बात करें तो 1829 में देखेंगे सती प्रथा उन्मूलन एक्ट आता है, जिसमें आप देखेंगे मुख्य भूमिका निभाने वाले राजा राम मोहन राय रहे, जो एक भारतीय समाज सुधारक रहे। उन्होंने भारत में सती प्रथा के खिलाफ शुरुआती प्रचारकों में से एक थे। ठीक है, और ये प्रचार लगभग 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जब एक्ट आया था 1829 में, उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1829 में सती प्रथा अधिनियम पारित करवाया। ठीक है, जिससे पूरे भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। भारतीय सुधारक में आप देखेंगे इसके पक्षधर में बात की ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवाओं के अधिकारों की वकालत की और उन्हें सशक्त बनाने के लिए समाज सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय समाज में सुधार की बात करें, महिला अधिकार की बात करें, उनके कार्यकर्ता पंडित रमाबाई ने भारत में विधवाओं की शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया। ये तो बात हो गई 1829 की। इसके बाद हम आते हैं 1872 में। 1872 में आता है नेटिव मैरिज एक्ट। ये ध्यान रखिएगा, पीसीएस में जो है मिलान करने के संदर्भ में पूछ लिया जाता है ईयर से। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो ये 1872 में लाया गया है। ठीक है, विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास था। बाल विवाह के तीव्र विरोध के फलस्वरूप ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, और समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया है नेटिव मैरिज एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। कब आया? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ? 1829 में। और इसमें क्या ध्यान रखना है? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा लाया गया।
और नेटिव मैरिज एक्ट की जहाँ तक बात है, इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को विवाह वर्जित कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नेटिव मैरिज एक्ट, सती प्रथा उन्मूलन एक्ट की बात करें। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज एंड कंसेंट एक्ट की बात करें 1891 में जो है पारित होता है। नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एक पारसी समाज सुधारक थे वीएम मालावारी के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप ये आया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर रोक लगा दी गई। इसके बाद नेटिव मैरिज एक्ट के बाद आप देखेंगे एज ऑफ कंसेंट आता है 1891 में। इसके बाद आप देखेंगे 1930 में आता है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट में देखेंगे तो समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट आता है, जिस एक्ट के माध्यम से 18 वर्ष के कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं का विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये आपको सन आपको याद रखना है, इससे संबंधित व्यक्तित्व भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखेंगे बाल विवाह निरोध संशोधन अधिनियम आता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इस अधिनियम में बालक की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष, बालिका की जो आयु थी वो बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, और इस अधिनियम के जो मानदंड निर्धारित किए गए, यानी दंड का भी प्रावधान किया गया, जो बाल विवाह करने पर विरुद्ध दंड का भी प्रावधान करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में भी महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु देखेंगे 18 से 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह मुगल काल से आप देखेंगे वर्तमान की स्थिति हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, इसमें देखिए मुगल काल की बात करें, सल्तनत काल की बात करें, इसमें कुछ जो उस टाइम के अधिकारी रहते हैं उनके संबंधित जो कार्य सौंपे जाते हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस की बात हो या किसी भी वनडे एग्जाम की बात हो, इवन यूपीएससी की बात हो, तो उसमें सल्तनत काल मुगल काल से संबंधित जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उस टाइम में, उन संबंधित कार्य सौंपे जाते थे, उनके मिलान करने के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें आप देखेंगे जैसे इसमें अधिकारी दिया है दीवाने तन, मुशरिफ, वकिया नवीस, तो आपको इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें आप मिलान करेंगे तो आप पाएंगे दीवाने तन का मिलान आप क्या होगा, जागीर और वेतन की देखभाल करने वाला। ठीक है, मुस्तरीफ की बात करें, मुस्तरीफ क्या हो जाएगा, मुस्तरीफ आय व्यय की जांच करने वाला। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें मुशरिफ की बात करें, मुशरिफ कार्यालय की देखभाल करने वाला। वकील निवीस की बात करें तो मुख्य घटनाओं और फरमानों को उचित सूची बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसकी डिटेल दी गई है, ये चीज़ें आपको देख लेनी है। अब बात करें मुगल काल की बात करें तो मुगल काल के अंतर्गत आप देखेंगे कुछ मुख्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिसमें 4 प्रांतों में विभाजित किया जाता था। जैसे प्रांत या सूबा में सरकार, परगना, ग्राम, इन 4 खंडों में विभाजित कर किया जाता है। इनसे संबंधित जो है अलग अलग अधिकारी होते थे, अलग अलग उनका काम होता था। अगर ओवरऑल बात करें तो मुगल साम्राज्य के अधिकारी की सूची की बात करें तो यहाँ पर दीवाने वजारत की बात करें तो ये राजस्व और वित्त संबंधित इनका काम होता था, जिसमें राजस्व निपटान, उनका रेगुलेशन करना, ये जो है व्यय को नियंत्रित करना, ये दीवाने वजारत का काम होता है। दीवाने अर्ज सेना का विभाग होता था, शाही सेना का रेगुलेशन, उनका संरक्षण करना उनका काम था। ठीक है, दीवाने रसालत मुतशिब की बात करें, विदेश मामला देखता था। दीवाने इंशा आपको ध्यान रखना है, यह प्रभारी सरकारी कागजात अवरक्षक होता था। दीवाने कज़ा न्यायिक अधिकारी होता, न्यायिक विभाग में काम करता था, ये साम्राज्य में न्याय का प्रबंधन करता। दीवाने वरीद खुफिया विभाग होता था। ठीक है, ये खुफिया मामलों का प्रबंधन करता था। दीवाने शमन की बात करें, शाही घराने का प्रभारी होता था, ये शाही घराने का मैनेजमेंट करता था। ठीक है, अगर दोस्तों वही बात करें केंद्रीय स्तर पर अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ अधिकारी दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे अगर बात करें वजीर क्या होता था, इसको मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है, जो राजस्व और वित्त की देखभाल करता था। दीवान जो होता था वह राज्य की सभी आय और व्यय का प्रबंधन करता था। मीर बख्शी का पद जो होता था मुगल काल में, ये गुप्त सूचनाएं जुटाते थे और सैन्य नियुक्तों पदोन्नति संबंध में सलाह देते थे। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर वकिया नवीस दिया था, ये संवाददाता का काम करता था, मुगल काल में कम्युनिकेशन का काम करता था। मीरे अर्ज की बात करें, याचिकाओं का प्रभारी होता था। तो ऐसे यहाँ पर लिस्ट दी गई है जिसको आपको देख लेना है। तो ये तो प्रांतीय स्तर पर आप देखेंगे, प्रांत स्तर पर यहाँ पर मुगल साम्राज्य के अधिकारी सिपा सलाहकार, दीवान, बख्शी, सदर। वैसे अब जिला स्तर पर आप देखेंगे फौजदार होता था। ठीक है, अमल गुजर होता था, कोतवाल होता था, जैसे वर्तमान में भी कोतवाल आप देखने जिला स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप जाएंगे परगना स्तर पर, आप देखेंगे सिकदार होता था।
ये परगना स्तर का पुलिस का प्रमुख का काम देता था। अमीन, अमीन का पद अभी भी है, तो ये परगना स्तर पर आप देखेंगे राजस्व इकट्ठा करने का काम करता है। ग्राम स्तर पर बात करें, ग्राम स्तर जो होता है मुगल साम्राज्य के अधिकारी की बात करें, मुकद्दम, मुकद्दम देखेंगे गांव का मुखिया होता था, ठीक है। पटवारी, पटवारी अभी भी है, लेखाकार कर्तव्यों का पालन करता था। चौकीदार भी आप देखेंगे ग्राम स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है जो आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन अजमेर के चिश्ती, शेख बुरहानुद्दीन दौलताबाद गरीब, शेख मोहम्मद गुलबर्गा हुसैनी, शेख निजामुद्दीन मुल्तान औलिया। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे जहां तक बात करें शेख निजामुद्दीन, वो मुल्तान औलिया जो लिखा है ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे शेख निजामुद्दीन की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में स्थित है, ठीक है, मुल्तान में स्थित नहीं है, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से भी जाने जाते थे। वह सूफी संप्रदाय चिश्ती सिलसिला के ताल्लुक रखते थे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे चिश्ती सिलसिला की बात करें, भारत में चिश्ती सिलसिला स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा शुरू की गई। इसकी स्थापना देखेंगे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अन्य शिष्य की बात करें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, इन्होंने जो है चिश्ती की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और दिल्ली में आप देखेंगे चिश्ती सिलसिला की स्थापना की। कुतुब मीनार का नाम कुतुब बख्तियार काके के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में अंतिम महत्वपूर्ण जो चिश्ती सूफी संत थे वो नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली थे। तो ऐसे भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी अन्य जो है वो सुमेलित हैं, ये आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ये अजमेर में स्थित है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है, इनकी मौत दौलताबाद में हुई थी। मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमने कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई जो एनसीईआरटी से निकाली गई है। जैसे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी मृत्यु 1235 में हुई थी। स्थान क्या था? अजमेर राजस्थान में, जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1232 दिल्ली में। शेख फखरुद्दीन गंज इसकर 1265 में अजोदन पाकिस्तान में। शेख निजामुद्दीन औलिया 1325 में दिल्ली में। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली ये 1356 में, कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सूफी परंपरा से संबंधित ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 में ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या दिया गया है? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्स्थापित करके किया गया था? शेखुन्नी, शहाब नहर, नहर विशत, नहर आगरा। तो आपको बताना है किस नहर का पुनर्स्थापित किया गया था। इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? शहाब नहर। शहाब नहर फिरोज शाह के जो रजवा थे उसके बहाल करके किया गया था। यमुना से निकली ये नहर राजा बहा कहा जाता था। इसमें 7 अन्य सहायक नगरों के साथ मुंडी और देखेंगे समरोहा पहाड़ियों से और यमुना तक पानी पहुंचाया जाता था। सतलज नदी से झज्जर तक 150 मील तक लंबी नहर आपको देखने को मिलेगी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में दोस्तों बात करें, 1351 से लेकर 1388 तक इनका टाइम पीरियड था। फिरोज शाह ने कई नहरों की मरम्मत की थी, जिसमें आप देखेंगे हक शर्ब या हाशिल शर्ब जिसे जल कर लगाया गया। फिरोज शाह के समय में जजिया के एक अलग कर बनाया गया। कुरान द्वारा स्वीकृत 4 प्रकार के कर लगाए गए जिन्हें क्या कहा जाता है? खराज, जक़ात, जजिया, खम्स। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ये आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना की जिसे दारुल शिफा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने तारीख फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी लिखी। तो ये फिरोज शाह के बारे में अन्य जानकारी हो गई। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? जिसका पुनर्स्थापित किया गया था शहाब नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किताब नौरस पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह दुती, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, अकबर दुती। तो बुक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मुगल काल में जो लिखी गई हैं। तो अगर बात करें किताब नौरस की जो लेखक थे वो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह दुती थे। अन्य बात करें तो जैसे अगर बात करें जैसे इब्राहिम आदिल शाह दुती की बात करें तो बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह दुती नौरस पुस्तक किताब नौरस काव्य की रचना की थी। पुस्तक में 39 और 17 दोहे दक्षिणी उर्दू में लिखी गए थे। इब्राहिम आदिल शाह दुती की बात करें संगीत के प्रति समर्पित थे। उन्होंने ध्रुपद गायक, खुद को एक ध्रुपद गायक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तंदूर नामक वाद्य यंत्र का वादक करते थे।
दीवान सुल्तान, कुलियत सुल्तान, इत्खाव मोहम्मद, मानी शुखान कुली कुतुब शाह द्वारा लिखी गए हैं। कुलियत शाही जो है अली आदिल शाह द्वारा लिखी गई हैं। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो अन्य नाम दिए गए हैं, उन संबंधित दिया गया है। अगर बात करें दोस्तों, अगर पूछा जाए अन्य पुस्तकों के बारे में पूछा जाए जो मध्यकालीन इतिहास में इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे बात करें हुसैन निज़ामी द्वारा लिखी गई है ताजुल मसीर, ताजुल मसीर से जो क्वेश्चन आ चुके हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनहाज सिराज द्वारा लिखी गई है तबकात नासिर, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे जियाउद्दीन बर्नी द्वारा देखेंगे कुछ बुक लिखी गई है, जैसे में अगर तहरीके आप देखेंगे तहरीके फिरजुन, फतवा जहादारी, मशीर शहादत, ठीक है। तो ये कुछ बर्नी द्वारा लिखी गई इनको पुस्तकें आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बुक की बात करें तो निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा जो लिखी गई है तबकात अकबरी और तहरीक निज़ामी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। वैसे आप देखेंगे अमीर खुसरो द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे तुगलकनामा, तहरीक अलाई, नूस सिफिर, ठीक है, आशका, तो ये कुछ पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे कुछ अन्य पुस्तकों की बात करें, जैसे कुछ पूछा गया गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा आप देखेंगे तो सफ़रनामा या रिहाला लिखा गया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, रिहाला, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जहांगीर द्वारा तुझो के जहांगीरी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे बाबर द्वारा लिखी गई है तुझे के बाबरी या बाबरनामा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे इनायत खान द्वारा आप देखेंगे क्या क्या लिखा गया है, शाहजहां नामा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिनके बारे में हमने टिक लगाया है और बाकी इंपॉर्टेंट बुक की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करें यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में 2020 में देखें टोटल हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आएंगे थे, 150 में 25 क्वेश्चन, यही एवरेज रहता है। ऐसे 2019 की बात करें तो लगभग यही एवरेज था। तो आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो देखेंगे वो 2021 के क्वेश्चन देखेंगे। और इसके अलावा भी हमारी अन्य सीरीज चल रही है, जैसे बात करें ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, पॉलिटी की, उनको भी आप देख सकते हैं। और अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।